इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्च इंजन की वर्किंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसईओ ऑन पेज के बेसिक्स को समझा था और वहां पर मैंने आपसे एक टर्म का यूज किया था विच वाज वेबसाइट क्रॉलेबिलिटी। तो उसी टर्म के रिस्पेक्ट में ये वीडियो है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्चुअली हम लोग समझने वाले हैं कि ये गूगल का सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है या कोई भी सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है। यूजर किस तरीके से अपनी रिक्वेस्ट भेजता है, यानी कि यूजर जब क्वेरी करता है तो किस तरीके से वो रिक्वेस्ट जाती है और किस तरीके से वहां पर रैंक्ड पेजेस हमें दिखाई देते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। तो इसका एक हम लोग ओवरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर एक फिगर बना के रखी हुई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक एक करके मार्क करता हूं। पहला तो ये यूजर, ठीक है। देन द सेकंड थिंग इज वेबसाइट्स और इंटरनेट। यहां पर इंटरनेट का मतलब वेबसाइट्स ही है, मल्टीपल वेबसाइट्स, ठीक है। या वेबसाइट्स अगर आप समझना चाहें तो वेबसाइट्स आप समझ सकते हैं इसको यहाँ, क्योंकि हम लोग क्रॉलिंग की बात करेंगे तो वेबसाइट ज्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए। तो मैं इंटरनेट को हटा देता हूं यहां से और यहां पर लिख देता हूं वेबसाइट, ठीक है। देन देयर इज क्रॉलर और स्पाइडर। गूगल का क्रॉलर या स्पाइडर होगा, ठीक है। गूगल का अपना लोकल सर्वर होगा। देन गूगल का अपना मेन सर्वर है ये, ठीक है। एंड जैसे मैंने यहां पर बताया यहां पर यूजर है, ठीक है। अब होता क्या है, जो गूगल का क्रॉलर है और जो गूगल का स्पाइडर है, या हम कहें क्रॉलर स्पाइडर आर द सेम थिंग्स, वो क्या करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाते रहते हैं और उन वेबसाइट्स को क्रॉल करते हैं। क्रॉल करने का मतलब क्या है कि उस सोर्स कोड को क्रॉल करते हैं, उस वेब पेज के सोर्स कोड को क्रॉल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये वेब पेज किस चीज के बारे में। दिस इज एक्चुअली क्रॉलिंग। तो वो सारी वेबसाइट्स को, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सभी को क्रॉल करते हैं। अब क्रॉल कैसे करते हैं, यानी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट तक कैसे पहुंचते हैं। तो पहुंचने का जो तरीका है वो होता है लिंक। जैसे हमारे वेब पेज पे एक क्रॉलर आया, अब उस वेब पेज के ऊपर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से वो एक दूसरे वेब पेज पे पहुंच गया, ठीक है। यही होता है ना, यहां पर एक वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर आया, यहां पर कोई लिंक दिया हुआ, इससे ये दूसरे पेज पे पहुंच गया, यहां पर कोई लिंक दिया हुआ, इससे ये तीसरे पेज पे पहुंच गया। तो अब हमारी वेबसाइट सपोज करते हैं ये है, थर्ड वाली वेबसाइट हमारी है, थर्ड वाला वेब पेज हमारा। तो हमारे वेब पेज तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा अनटिल अनलेस वो ऐसे वेब पेज पे ना पहुंच जाए जहां पर हमारा बैकलिंक बना हुआ है या हमारा लिंक बना हुआ है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। उसके अलावा गूगल ये कहता है कि इस प्रोसेस में हमें हो सकता है बड़ा टाइम लग जाए, तो आप इस प्रोसेस के थ्रू मत जाइए, आप सीधे जो है गूगल सर्च कंसोल के थ्रू अपनी वेबसाइट सबमिट कर लीजिए, हम आके आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर लेंगे। तो दिस इज एक्चुअली क्रॉलिंग। तो क्रॉलिंग वो क्रॉल करता है, हमारे पूरे सोर्स कोड को क्रॉल कर लेगा और उससे उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे सोर्स कोड को क्रॉल करके मिल जाती है, हमारे वेब पेज को क्रॉल करके उसे मिल जाती है और वो सारी इंफॉर्मेशन को वो अपने लोकल सर्वर में स्टोर कर लेता है। अब सपोज करते हैं यहां पर 3 वेबसाइट्स थी, ठीक है। एक वेबसाइट थी रिलेटेड टू न्यूज, एक वेबसाइट थी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड एक वेबसाइट थी विच वाज रिलेटेड टू मूवीज, ठीक है। अब उसने सबको क्रॉल किया, क्रॉलर ने सबको क्रॉल किया, सबके बारे में पता है क्रॉलर को। अब उसको पता है कि न्यूज की वेबसाइट ये है, स्पोर्ट्स की वेबसाइट ये है, मूवीज की वेबसाइट ये है, और ये सारी उसकी लोकल सर्वर में। अब लोकल सर्वर में किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है अभी उसके पास, ठीक है। सारे के सारे इंफॉर्मेशन ऐसा ही है, ठीक है, मिक्स सारी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद रोल होता है इंडेक्सर का। इंडेक्सर क्या करता है, इंडेक्सर इन सारी वेबसाइट्स की इंडेक्सिंग करता है। जैसे हमारी बुक में शुरुआत में इंडेक्सिंग होती है ना कि ए अल्फाबेट में ये सारी चीजें होंगी, या डायरेक्टरी में जो आप देखते हैं डायरेक्टरी में किस टाइप की इंडेक्सिंग होती है कि ए अल्फाबेट के नाम और नंबर्स होते हैं, देन बी अल्फाबेट के नाम और नंबर्स होते हैं। तो उस तरीके से वो इंडेक्सिंग करती है, नहीं प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। वही चीज यहाँ पर भी होती है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग हो जाती है कि ये वाला जो सेक्शन है वो न्यूज वेबसाइट के लिए, ये वाला जो सेक्शन है ये स्पोर्ट्स वेबसाइट के लिए, ये वाला जो सेक्शन है मूवीज वेबसाइट के लिए। तो अब सारी न्यूज की वेबसाइट्स यहां पर हैं, सारी स्पोर्ट्स की वेबसाइट यहां पर है, सारी मूवीज की वेबसाइट्स यहां पर हैं। अब यहां पर न्यूज की बहुत सारी वेबसाइट्स है, सपोज करते हैं 1 लाख वेबसाइट्स हैं, लैक्स ऑफ वेबसाइट्स हैं यहां पर फॉर एग्जांपल, ठीक है। 1 लाख वेबसाइट है। तो अब ये तो सारी चीजें हो गई हमारी गूगल के साइड। गूगल के पास क्रॉलर है, अलग अलग वेबसाइट्स को क्रॉल करता है, उनके सोर्स कोड को, उनकी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, वेबसाइट के बारे में पता चल जाता है, उनको लोकल सर्वर में रखता है। उसके बाद उनकी कैटेगरी बना के उनकी प्रॉपर इंडेक्सिंग करके वो अपने मेन सर्वर में उनको रख लेता है कि कौन सी वेबसाइट किस चीज के बारे में। अब यहां पर लाखों वेबसाइट आ गई, न्यूज कैटेगरी में लाखों वेबसाइट आ गई। अब इस साइड आते हैं यूजर साइड। यूजर क्या करता है, यूजर को न्यूज देखनी है भाई। यूजर ने टाइप किया यहां पर हिंदी न्यूज, एक कीवर्ड टाइप किया, क्वेरी करी हिंदी न्यूज गूगल में, ठीक है। तो वो एक्चुअली रिक्वेस्ट भेज रहा है
ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट पहुंचती है रैंकिंग एल्गोरिदम के पास, और रैंकिंग एल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि यहां पर जो इस इंडेक्स के अंदर लाखों वेबसाइट्स हैं, इस इंडेक्स के अंदर जो लाखों वेबसाइट्स हैं, उनमें से किस वेबसाइट को टॉप पे, किस वेबसाइट को सेकंड पोजीशन पे, किस वेबसाइट को थर्ड पे, किसको फोर्थ पे, और उनको किस टाइप से रैंकिंग प्रोवाइड करके सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हमें दिखाना है। तो ये एक मैकेनिज्म है, ये एक प्रोसेस है जो हमें ये बताती है कि आखिर सर्च इंजन्स किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों का तो हमारे ऊपर कंट्रोल है नहीं, ठीक है, कि वो किस तरीके से इंडेक्स बना रहा है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें अपनी वेबसाइट को किस इंडेक्स के अंदर रखवाना है। हाँ, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हमारी वेबसाइट इस इंडेक्स के अंदर रखो। ठीक है, ये डायरेक्टली हम नहीं डिसाइड कर सकते। यहां पर जो हमारा एसईओ वाला पार्ट है वो होता एक्चुअली कहां पर है, वो होता है ये रैंकिंग एल्गोरिदम वाले सेक्शन में। ठीक है, कि जहां पर हमारी वेबसाइट, अब हमारी वेबसाइट किस कैटेगरी पे है ये हम बता सकते हैं गूगल को। उसके बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर कैसा कंटेंट है, ठीक है, हमारी वेबसाइट की कैटेगरी क्या, ये सारी चीजें बता के हम ये डिफाइन कर देते हैं कि हमारी वेबसाइट किस कैटेगरी की है। लेकिन उससे ये बात जस्टिफाई नहीं होती कि हम पुश कर सकते हैं कि हमें हमारी वेबसाइट इसी इंडेक्स के अंदर रखो। ठीक है, ये एक्चुअली गूगल डिसाइड करेगा कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट के बेसिस पे किस इंडेक्स के अंदर उसे रखना है या किस कैटेगरी के अंदर उसे रखना है। बट एक हम हिंट जरूर देते हैं अपनी एक्टिविटीज से, अपनी वेबसाइट के कंटेंट से गूगल को कि हमारी वेबसाइट कहां पर रखो। अगर हमारी वेबसाइट सपोज करते हैं जो हमारी न्यूज वाली वेबसाइट्स है वो इन सारी वेबसाइट्स के अंडर साथ में है कहीं पर, ठीक है, बहुत सारी जो वेबसाइट्स हमारी जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं गूगल की, उनके साथ में हमारी वेबसाइट है, तो अब हमारी जो एसईओ की एक्टिविटीज हैं वो ये डिसाइड करेंगी कि हमारी वेबसाइट के थ्रू रैंकिंग एल्गोरिदम को सिग्नल जाना चाहिए कि वो हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में टॉप पे ला सके। तो यही सारी मेहनत करनी है, यही सारा काम है, इसी के लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और सर्च इंजन एक्चुअली इस तरीके से काम करते हैं। जो भी हम ऑन पेज एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम ऑफ पेज एक्टिविटी करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि रैंकिंग एल्गोरिदम ये जो बहुत सारी वेबसाइट्स है, न्यूज वेबसाइट्स, उनमें से हमारी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आए। दो टर्म्स और बहुत ज्यादा यूज होते हैं, विच इज इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग। इसके डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर इंडेक्सिंग क्या होती है, क्रॉलिंग क्या होती है। जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट का या आपके वेब पेज का सोर्स कोड पढ़ता है, देन दिस इज एक्चुअली क्रॉलिंग। अगर हम बात करें इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्सिंग क्या है, ये आप जो देख रहे हैं, आपकी वेबसाइट को समझ के पढ़ के जब वो प्रॉपरली इंडेक्स उसके बनाने शुरू करता है, प्रॉपरली उसको कैटेगराइज करना शुरू करता है, उसको कैटेगरी वाइज जो है अलाइन करना शुरू करता है, देन दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इंडेक्सिंग, राइट। तो ये डिफरेंस है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग के बारे में। हम लोगों ने समझा था कि क्रॉलिंग क्या होती है और किस तरीके से जो गूगल के क्रॉलर्स हैं या किसी भी सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं वो किस तरीके से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे नेविगेट करते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहते हैं। और बाद में जब यूजर आता है सर्च इंजन के ऊपर और सर्च करता है, तो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन उन्होंने वेब पेज की कलेक्ट की थी कि ये वेब पेज किस बारे में है, किस कैटेगरी का है, इस वेब पेज की निश क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने कलेक्ट करके रखी थी, जिसके बेसिस पे उन्होंने इंडेक्सिंग करके रखी थी, इंडेक्स बना के रखे थे उस पेज के, उसको वो रैंकिंग एल्गोरिदम की हेल्प से क्वेरी होने पर दिखा देते हैं। यही एक प्रोसेस है बेसिकली जो जस्टिफाई करती है कि इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग क्या होती है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लिंक्स वाला जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि सपोज करते हैं ये हमारा एक वेब पेज है, देन ये हमारा एक दूसरा वेब पेज है, ये एक तीसरा वेब पेज है। तीन वेबसाइट्स हम मान लेते हैं या तीन वेब पेजेस आप मान लो इनको, ठीक है। अब ये एक लिंक यहां पर है, तो जब ये क्रॉलर आएगा, जब गूगल का क्रॉलर आएगा और इस लिंक से इस लिंक के इस पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर जाएगा, ये एक लिंक है जो इस पेज के ऊपर पॉइंट करता है, इस लिंक से वो इस पेज के ऊपर जाएगा, इस पेज के सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेगा। फिर यहां पर हो सकता है कोई लिंक हो, ठीक है, जो इस वाले पेज के ऊपर उसको लेकर जाए, ठीक है, क्रॉलर को, या हो सकता है यहां पर एक दूसरा लिंक हो जो एक दूसरा पेज है, दिस इज वेब पेज नंबर 4, इसके ऊपर इसको लेकर जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे वो जितने भी पेजेस इंटरनेट के ऊपर हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन किसके पास आ जाएगी, क्रॉलर के पास, गूगल के क्रॉलर के पास, और उन्हीं सारी इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करके अपने डेटाबेस में रखता है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, सपोज करते हैं आपने एक नई वेबसाइट बनाई, ये मेरी एक नई वेबसाइट है, ठीक है, दिस इज वेबसाइट नंबर 5 और वेब पेज नंबर 5 विच इज न्यू,
ठीक है, अब इसका तो इंटरनेट के ऊपर कहीं लिंक होगा नहीं। अगर इसका इंटरनेट के ऊपर कहीं लिंक नहीं है, जैसे यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, कहीं पर भी इसका लिंक नहीं है, तो क्रॉलर यहां तक कैसे पहुंचेगा? अब ये प्रॉब्लम की बात हो गई। लेकिन गूगल को क्या चाहिए? गूगल तो चाहता है कि आप उसको अपने वेब पेजेस के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दो, क्योंकि गूगल का जो पूरा काम है वो ही है ये। क्योंकि गूगल जो यहां पर गूगल है, तो गूगल का क्या काम है? जब कभी भी यूजर कोई क्वेरी करेगा तो उसको जो रिलेवेंट, सबसे अच्छे जो रिजल्ट्स हो सकते हैं वही रिजल्ट दिखाना है, यही गूगल का काम है। अगर ये वो काम नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब गूगल अपने मिशन में फेल हो गया। यही मेन गूगल का काम है। अब इसके लिए क्या चाहिए? वो यहां पर जो रिलेवेंट रिजल्ट्स आपको दिखाता है, वो रिजल्ट्स आते कहां से? वो जो आपने वेबसाइट बनाई, जो किसी दूसरे ने बनाई होगी, तीसरे ने बनाई होगी, इन सारी वेबसाइट से ही वो सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो यहां पर जो हमने नई वेबसाइट बनाई, अब इसकी भी इंफॉर्मेशन गूगल भाई साहब को चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन गूगल को चाहिए। लेकिन गूगल को अगर इसके लिंक नहीं है तो गूगल को इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं। उसके लिए गूगल ने कहा कि हमारे पास एक टूल है विच इज गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी वेबसाइट को सीधे गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? वेबसाइट को सीधे गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर लेंगे और गूगल सर्च कंसोल के थ्रू गूगल और गूगल के क्रॉलर भाई साहब आएंगे और हमारी वेबसाइट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। क्योंकि अब इस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए गूगल को लिंक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए उसने एक रास्ता हमको दे दिया गूगल सर्च कंसोल का, और गूगल सर्च कंसोल से जैसे ही हमारी वेबसाइट लिंक होगी, क्रॉलर बड़ी आसानी से गूगल सर्च कंसोल से वो इंफॉर्मेशन ले लेगा कि वो हमारे वेब पेज को क्रॉल कर पा रहा है कि नहीं क्रॉल कर पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पेज की स्पीड में क्या प्रॉब्लम है, जो भी। तो एक बार सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर ये कनेक्टिविटी होनी। तो अभी सीधे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर सकते हो। सीधे चलेंगे लैपटॉप की ओर। तो दोस्तों यहां पर मैं आ चुका हूं अपने गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट में। बहुत बेसिक है, आप सीधे गूगल सर्च कंसोल टाइप करेंगे और आपके पास जो गूगल की आईडी है, जीमेल की आईडी है, आप उससे उसमें लॉग इन हो जाएंगे। राइट, अब हमारे पास कोई वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास एक ये डेमो वेबसाइट है यहां पर। ठीक है, ये हमारे पास एक डेमो वेबसाइट है। फिलहाल मैं इसके ऊपर आपको जो है इंटीग्रेशन करके दिखाता हूं। राइट, हमें यहां पर आना है और सीधे यहां पर ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं। यूआरएल प्रीफिक्स वाले सेक्शन में आपको यहां पर अपना यूआरएल एंटर करना है। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं इसको। मैंने इसको कॉपी किया, यहां पर मैं पेस्ट करता हूं। हम लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, वेरीफाइंग प्रॉपर्टी यहां पर शो कर रहा है। अब यहां पर हमें एक कोड देगा। ठीक है, हमें एक कोड देगा जिसे हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके थ्रू गूगल सर्च कंसोल हमारी वेबसाइट इंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं बहुत सबसे बेसिक जो तरीका HTML टैग का वो मैं ले लेता हूं यहां पर। ठीक है, और इस वाले टैग को हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहां से। ठीक है, और बहुत बेसिक है। यहां पर आपको लिखा हुआ है इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द बॉडी सेक्शन। तो मैं यहां वापस आ जाता हूं और अपनी वेबसाइट के अपीयरेंस वाले सेक्शन में, यहाँ पर थीम एडिटर वाले सेक्शन में, और यहां से हमें सीधे पहुंचना है header.php वाले सेक्शन में। ठीक है, header.php को हमें ढूंढना है यहाँ से, जो हमारी थीम फाइल्स होती है उनमें header.php हमें मिल जाएगा। तो here it is, header.php कहां पर पेस्ट करना है हमें? हेड सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हेड सेक्शन ओपन हो रहा है, यहाँ पर ये हेड सेक्शन क्लोज हो रहा है। यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर भी जो है, यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर का भी टैग लगा हुआ है, या हम कहें कोड लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हेड सेक्शन में हमें पेस्ट करना है बस, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, नीचे आएंगे हम लोग, नीचे आते हैं, अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अपडेट फाइल के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं, इसको हम लोग को देख लेना है। यहाँ पर फाइल एडिटर सक्सेसफुली का मैसेज आ जाए, उसके बाद यहाँ पर वापस आएंगे, विल क्लिक ऑन द वेरीफाई एंड नाउ इट विल चेक फॉर द वेरिफिकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हो ओनरशिप इज वेरीफाइड नाउ एंड द वेरिफिकेशन मेथड इज HTML टैग। ठीक है, तो नाउ यू हैव क्रिएटेड अकाउंट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको कि आपका जो अकाउंट है वो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर हो गया। नाउ जिस भी तरीके से सर्च इंजन आपकी वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट करेगा, आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने की कोशिश करेगा, क्रॉल करने की कोशिश करेगा, वेबसाइट को समझने की कोशिश करेगा, वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं होगी, बिकॉज अभी हम लोगों ने सेटअप किया, तो इतनी जल्दी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं आएगी। 1-2 दिन में यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिख जाएगी इस पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड। ठीक है, सो मैं वेबसाइट पे एक बार विजिट करता हूँ। ठीक है, ये तो एडमिन सेक्शन है, इसका एडमिन डैशबोर्ड है वर्डप्रेस CMS का। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वेबसाइट है। ठीक है, तो इस पे जो भी इंटरैक्शंस करेगा
क्रॉलर, वो सारे हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो भी एरर उसको क्रॉलर को लगी कि भाई उसको इंडेक्स करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो सारी चीजें बताएगा। स्पीड के बारे में, साइट मैप से रिलेटेड, ये अभी इसी सीरीज में आगे हम लोग साइट मैप वगैरह की बात करेंगे तो चीज समझ में आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, सबसे पहला जो स्टेप आपको लेना है वो यही है कि हम लोगों ने बात करी थी ऑन पेज में, ठीक है, क्रॉलिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी वेबसाइट को क्रॉलिंग फ्रेंडली एक्चुअली बनाना है, या हम कहें कि गूगल के बॉट के फ्रेंडली बनाना, ताकि वो आकर हमारी वेबसाइट को समझ सके। ठीक है, वो समझ ही नहीं पाएंगे तो वो यूजर को क्या हमारी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो मतलब आपने बहुत सारी मेहनत करनी शुरू कर दी वेबसाइट के ऊपर, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बाद में आप कर रहे हो, उसको गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन जिनको आपको शुरुआत में ही कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं या वेबसाइट को उस पर्पस से यूज करना चाहते हैं, वेबसाइट को ब्लॉगिंग के पर्पस से यूज करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अगर ये सारी चीजें हैं देन आपको ये सारे इंटीग्रेशन शुरुआत में कर लेने चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ी सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने अभी आपको केवल गूगल सर्च कंसोल बताया है। इस वीडियो में ऑन पेज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और फैक्टर की बात करेंगे, कुछ और नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे जो होता है हमारा कीवर्ड। ठीक है, बट यहां पर कंफ्यूजन ज्यादातर ये रहता है कि जो हमारा कीवर्ड हम रिसर्च करके लाते हैं, उस कीवर्ड को ऑन पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहां कहां पर यूज करना है। ठीक है, यानी जो हमारा वेब पेज है उसमें उस कीवर्ड को हमें कहां कहां पर रखना है। अच्छा, कीवर्ड की बात है तो कीवर्ड एनालिसिस वाले क्लास में या कीवर्ड एनालिसिस वाला जो वीडियो है उसमें पूरी डिटेल में कीवर्ड की बात करूंगा, बट एक आप लोग थोड़ा सा एक आइडिया ये रखिए कि कीवर्ड्स हमेशा एक तरीके के नहीं होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स हमेशा एक तरीके के नहीं होते हैं। मैं बात यहां पर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स की। अब प्राइमरी कीवर्ड्स, जैसे नाम से पता चल रहा है, प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं? प्राइमरी कीवर्ड्स वो जो हमारे सबसे मेन कीवर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद भी जैसे मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आप 1 2 3 4 5 ही कीवर्ड्स आपने निकाल लिए। इन 5 कीवर्ड्स में या जो 10 कीवर्ड्स आप निकालेंगे जिनके ऊपर काम करना है, उसमें भी आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है। प्रायोरिटी किस बेसिस पे सेट करेंगे कि हमारे लिए प्राइमरी कीवर्ड्स कौन से हैं, हमारे लिए सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन से हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो कीवर्ड्स को भी आप प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स इस टाइप की कैटेगरी दे सकते हैं, और ये आपके लिए है। ठीक है, इसका कोई टेक्निकल पर्पस नहीं, ये आपके लिए, ताकि चीजें आपसे ऑर्गेनाइज रहें और कीवर्ड्स के बेसिस पर जो आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कीवर्ड्स के बेसिस पर जो आप प्रोजेक्शन करते हैं, उन सारी चीजों में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कीवर्ड्स को हम लोग कहां कहां पर यूज करते हैं ऑन पेज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कुछ पॉइंट्स हैं। अब ये सीरीज चल रही है तो पूरी सीरीज में बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं। कीवर्ड्स को आपको कहां पर यूज करना है? टाइटल टैग में। सबसे पहली चीज हमें टाइटल टैग में, जिसको हम पेज टाइटल भी बोलते हैं, इसमें हमें कीवर्ड्स को यूज करना है। ठीक है, इसमें कीवर्ड्स को यूज करना है। अब आप बताओ, जो मैं आपको प्राइमरी कीवर्ड और अभी सेकेंडरी कीवर्ड की बात कर रहा था, अब यहां पर आप बताओ ये प्राइमरी कीवर्ड यहां पर आना चाहिए या सेकेंडरी कीवर्ड आना चाहिए? प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए। फिर पूछोगे आपकी सर सेकेंडरी कीवर्ड फिर कहां पर यूज होगा? हमने लिस्ट तो बना ली, हमें लगता है कि ये हमारे मेन कीवर्ड्स हैं, ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, तो अब हम सेकेंडरी कीवर्ड्स को कहां यूज करें? देखो, जिस वक्त हम कंटेंट लिखते हैं ना, उस वक्त हम सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी यूज करते हैं। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, H1 टैग हो गया, यहां पर हम प्राइमरी कीवर्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया टाइटल टैग में कीवर्ड्स होने चाहिए। अच्छा, और कीवर्ड्स टाइटल टैग में होने कहां पर चाहिए? ठीक है, अगर टाइटल टैग हमारा 60 कैरेक्टर्स का है तो कीवर्ड कहां पर होना चाहिए? उसमें कीवर्ड होना चाहिए सबसे आगे। ठीक है, सबसे आगे। जैसे ये हमारा टाइटल टैग है तो इसमें स्टार्टिंग में, जितना स्टार्टिंग में कीवर्ड होगा उतना बेहतर रहेगा। सेम चीज हमारे डिस्क्रिप्शन के लिए भी है। ठीक है, इन दोनों चीजों के लिए सेम चीज है कि स्टार्टिंग में हमारा कीवर्ड होना चाहिए, स्टार्टिंग में हमारा कीवर्ड होना चाहिए, और कीवर्ड कौन सा होना चाहिए? प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। देन H1 टैग। H1 टैग के अंदर हमारी जो हेडिंग फर्स्ट टैग होता है, इसके अंदर भी हमारा कीवर्ड होना चाहिए। सीएमएस वगैरह जो होते हैं, सीएमएस वगैरह में क्या होता है, यानी कि वर्डप्रेस की अगर हम बात करें, वर्डप्रेस की सीएमएस की बात करें, तो वर्डप्रेस सीएमएस में होता है कि जो आपके ब्लॉग का टाइटल होता है वही H1 टैग हो जाता है, अदरवाइज आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, या प्राइमरी कीवर्ड, कोशिश करें कि जो प्राइमरी कीवर्ड है वो H1 टैग में भी आए। अब एक ही प्राइमरी कीवर्ड नहीं होता है, 2 प्राइमरी कीवर्ड हमारे हो सकते हैं सेम इंटेंट से मिलते जुलते।
ठीक है, जो हमारे पेज का इंटेंट है उससे मिलते जुलते दो प्राइमरी कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो एक को हमने टाइटल में यूज कर लिया, एक को डिस्क्रिप्शन में यूज कर लिया, एक को हम लोगों ने यूज कर लिया, एक को टाइटल में, एक को डिस्क्रिप्शन में और एक को H1 टैग में, या दो में प्राइमरी का एक प्राइमरी कीवर्ड में से एक यूज कर लिया और H1 टैग में एक यूज कर लिया। तो इस तरीके से हम कीवर्ड्स को इनमें यूज कर सकते हैं। अभी आप इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि टाइटल टैग को किस तरीके से लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से लिखेंगे, H1 को किस तरीके से। अभी हम लोग कीवर्ड्स की बात करें कि कीवर्ड्स आप इन तीनों में रख सकते हैं। अब यहां पर एक और चीज, लास्ट के एक दो वीडियोस में मैंने आपसे थोड़ी सी बात करी हुई है इस बारे में कि कुछ होते हैं हमारे डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स और कुछ होते हैं हमारे इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स। तो जो हमारा H1 टैग है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी क्लियरिटी दे दूं। H1 जो टैग है ये हमारा इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है, ठीक है। इनडायरेक्ट रैंक मतलब H1 के अंदर सीधे सीधे आप अपना कीवर्ड रख दोगे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका जो वेब पेज है वो रैंक हो जाएगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। H1 टैग का स्पेशल पर्पस होता है, H1 टैग का पर्पस होता है कि आपके जो वेब पेज है उसको एक स्ट्रक्चर देना, ठीक है। वेब पेज किस बारे में, उसके बारे में बताना, ना कि उसके अंदर जो कीवर्ड है वो ये बताएगा कि इस कीवर्ड के ऊपर, मतलब क्रॉलर को इस टाइप का इंफॉर्मेशन देगा कि इस कीवर्ड के ऊपर इस पेज को रैंक कराना है। इट्स नॉट लाइक दैट। वो आपके कंटेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन देता है। अब कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो याद है आपको इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग की मैंने बात की थी। जब कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो किस चीज में हेल्प होगी, तो हेल्प होगी इंडेक्सिंग में। जब इंडेक्सिंग में हेल्प होगी, जब सही जगह पर हमारा कंटेंट रखा होगा तो सही कीवर्ड्स के ऊपर हमारा कंटेंट ट्रिगर भी होगा। यानी जब यूजर आएगा सही कीवर्ड्स एंटर करेगा तो जिस इंडेक्स में रखा हुआ है हमारा कंटेंट, हमारा वेब पेज, वहां से गूगल उसको निकाल के देगा। रैंकिंग एल्गोरिथम भी उसमें यूज होगा और उसके बाद वो हमें वो रिजल्ट्स दिखाएगा यूजर को, ठीक है। तो जितनी प्रॉपर इंडेक्सिंग होगी, जितने अच्छी तरीके से हम गूगल को बता पाएंगे हमारे वेब पेज के बारे में, उतने अच्छी तरीके से गूगल भी यूजर को बता पाएगा। इन सारी चीजों हमने बात की, मैं फिर से बता दे रहा हूं ताकि आपसे मिस ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोग कॉन्सेप्ट से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देन फॉर्मेटेड टेक्स्ट। फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या हो गया, जैसे बोल्ड कर दिया आपने कोई टेक्स्ट, ठीक है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट जैसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक्स कर दिया, कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग आपने किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ कर दी, देन दैट इज एक्चुअली द फॉर्मेटेड टेक्स्ट। और उसमें आप अपना कीवर्ड रख सकते हैं, बोल्ड करके आप अपना कीवर्ड रख सकते हैं। देन आउटगोइंग लिंक्स, ठीक है। आउटगोइंग लिंक्स यानी कि जो आपके वेब पेज के ऊपर किसी अपनी ही वेबसाइट पे कहीं पर जा रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल इस पेज के लिए मैं आउटगोइंग लिंक्स की बात कर रहा हूं, ये एक पेज है, इसके लिए मैं आउटगोइंग लिंक्स की बात कर रहा हूं, यहां पर लिंक लगा हुआ आपकी वेबसाइट में कहीं पर जा रहा है, तो ये प्राइमरी कीवर्ड हो सकता है आपका इस पेज के लिए, ठीक है। इस पेज को जिस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के थ्रू आप रैंक कराना चाहते हैं, जिस इंटेंट के थ्रू रैंक कराना चाहते हैं, तो इस पेज के लिए आप कीवर्ड्स निकालेंगे तो यहां पर वो कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आउटगोइंग लिंक्स भी हो गए। देन यूआरएल में भी आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अब यूआरएल का स्ट्रक्चर जो होता है वो बड़ा अजीब स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग सब टाइप्स होते हैं यूआरएल में। जैसे डोमेन भी हो सकता है, सब डोमेन भी हो सकता है, फोल्डर नेम भी हो सकता है, पेज नेम भी हो सकता है, ठीक है। फोल्डर नेम भी हो सकता है और पेज नेम भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से आप यूआरएल में भी जो है आप यूज कर सकते हैं कीवर्ड को। देन एल टैग को, अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो एल टैग को कंटेंट के ऊपर पूरा सेपरेट हम लोग बात करेंगे, कंटेंट में किस तरीके से हमको कीवर्ड्स यूज करना है, कितने गैप पे यूज करना है, कीवर्ड डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इन सारी चीजों की। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको समझना है, जैसे मैंने थोड़ी सी हिंट आपको दी कि आपको कीवर्ड्स पहले समझने हैं कि कीवर्ड्स प्राइमरी कीवर्ड्स भी होते हैं और सेकेंडरी कीवर्ड्स भी होते हैं। और जो ये एलिमेंट्स हमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिन एलिमेंट्स के अंदर हमको कीवर्ड्स को यूज करना है,